चलो ना खड़े आती है तो देखो कल हम क्या पढ़ रहे थे ग्लैंड ग्लैंड हमने क्या क्या पढ़ा था कल कौन से ग्लैंड की बात कर रहे थे कल हमने पढ़ा था इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ा था। तो कौन से ग्लैंड में पढ़ रहे थे इंसुलिन यानी पैनक्रियाज में पैनक्रियाज पढ़ा था कल। पैनक्रियाज में क्या बताया था कि जो हार्मोन है इसमें क्या होता है एंडो प्लस एग्रो यानी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करती है। ये रिवीजन हो रहा है, इसको स्वयं मत लिखो, हम कल लिखवा दिया था। यानी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कौन काम करता है अग्नाशय। तो बहिःस्रावी किसमें पढ़ेंगे हम जब पाचन पढ़ेंगे। अंतःस्रावी में कौन सा होता है लैंगर-हैंस की दीपिकाएं, ये क्या काम करती है अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करती है। अब इसमें कितनी सेल थी ये लैंगर-हैंस की दीपिकाएं, इनके अंदर कितनी सेल पाई जाती है तीन। कौन कौन सी थी अल्फा कोशिका, फिर बीटा और तीसरा गामा या डेल्टा कोशिका। और लैंगर-हैंस की अल्फा कोशिका, लैंगर-हैंस की बीटा कोशिका, लैंगर-हैंस की गामा या डेल्टा कोशिका। तो बता अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा था सही कर रही है नंबर। अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन रिलीज होता था बहुत बढ़िया नींद लगने लगी। अल्फा ग्लूकागोन हार्मोन किससे रिलीज हो रहा था और फिर इससे इंसुलिन। अब इससे क्या होगा सोमेटो घर जाके रिवीजन निकालो तुम इससे ग्लूकागोन इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन तीन हार्मोन रिलीज हो रहे थे। ठीक, ये इंसुलिन दो तरीके से हो रहा था इंसुलिन की कमी और अधिकता। इंसुलिन की कमी से क्या होता था डायबिटीज, इसको क्या कहते थे डायबिटीज मेलिटस। और दूसरा क्या होता था इंसुलिन की अधिकता से क्या हो जाता था हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर लेवल उसमें कम हो जाएगा। ये पढ़ा था हमने। और ऐसे ही ग्लूकागोन क्या करता था ग्लूकागोन भी क्या करता था इसके जो इंसुलिन है उसके अपोजिट इंसुलिन क्या करता था ग्लूकोज से क्या बनाता था ग्लाइकोजन। और जो वसा की फॉर्म में स्टोर हो जाता था। लेकिन जो ग्लूकागोन था ये क्या काम करता था ये जो वसा है उसको कन्वर्ट करता था ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में। यानी किसकी तरह काम करता था एंटी इंसुलिन, इंसुलिन के अपोजिट काम। ये क्या करता था वसा या फैट को किसमें कन्वर्ट करता था ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। ताकि और ये कब काम करता था ये वाला हार्मोन जब हम क्या होते थे उपवास रखते हैं व्रत रखते हैं भूखे रहते हैं उस समय क्या करता है तो शरीर में स्टोर फैट है उसको ये क्या करता है कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में जिससे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कम ना हो। इसलिए तीसरा क्या था सोमेटोस्टेटिन, ये क्या कम करता है बीएमआर आधार उपापचयी क्रियाओं को। खाना खा रहे हैं खाना क्या बहुत तेजी से ना पच जाए धीरे धीरे पचे तो ये इसको आधार उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है ये पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था पिट्यूटरी पढ़ा था जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड भी पढ़ लिया था हमने, पढ़ा था कि नहीं अधिवृक्त ग्रंथि अधिवृक्त ग्रंथि पढ़ा था कल। उस ग्रंथि को क्या कहते थे इमरजेंसी ग्लैंड, आपातकालीन ग्रंथि भी बोलते थे इसको। और क्या बोलते थे इसको क्या नाम था इसका दूसरा 3F ग्लैंड। क्यों कहते थे सर 3F ग्लैंड क्योंकि हमारे 3F को कंट्रोल करता है। किस किस को फियर फाइट और फ्लाई।
यानी जब हम डरते हैं तब ये हार्मोन रिलीज होगा, तब हार्मोन रिलीज करेगा, लड़ाई होगी तब भी हार्मोन रिलीज होता है, और जब हम उड़ते हैं उड़ान पर ऊंचाई पर होने तब भी। तो इसलिए 3S भी कहते थे, और क्या कहते थे इसको 4S भी बोलते थे, कहते थे। क्यों? क्योंकि कितनी चीजों को कंट्रोल करता था, हमारे शुगर लेवल को, हमारे स्ट्रेस को, और तीसरा कौन सा, बॉडी के सॉल्ट को, और चौथा था सेक्स हार्मोन। इन 4 चीजों को कंट्रोल करता था, इसलिए इसको 4S भी कहते थे। तो ये सब पढ़ा चुका हूँ, याद होनी चाहिए। घर जाके इसका रिवीजन तुम लोग को करना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था, बताओ भाई। फ्यूज ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को भी कंट्रोल करने का काम करती है। कहाँ पाई जाती है ये? हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। और क्या पढ़ा था इसमें? हार्मोन पढ़े थे। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन था पहला कौन सा था? ग्रोथ हार्मोन था, नहीं था? ये काम कब करता है ग्रोथ हार्मोन? जब उम्र 0 से 21 वर्ष तक होती है, उस समय शरीर की लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होगा? ग्रोथ हार्मोन। और कौन सा हार्मोन पढ़ा था? बताओ। गोनैड्स भी पढ़े थे कल। चलो ये सब पढ़ा था, रिवीजन करो इसको, नहीं समझ आया तो पूछना। घर जाकर मेहनत बहुत हो रही है, आठना तो बहुत मेहनत कर रही है, क्यों? उसके पीछे रीजन से कितना प्रैक्टिस। बायोलॉजी में आप समझ रहे हो, उसके साथ साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा रेगुलर। चलो अगली जो चैप्टर है वो है पोषक पदार्थ। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि उसे पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा ये छूट गया। पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स। तो बताओ खाना क्यों खाते हैं? ऊर्जा के लिए। यानी शरीर को, ये शरीर जो हमारा बॉडी है चल फिर रही है, निर्माण उसका है वृद्धि और विकास के लिए, यानी हमें अपने आप को जीवित रखना है, इसलिए क्या करते हैं? पोषक पदार्थ जरूरी है। तो पोषक पदार्थ क्या करते हैं? ये जीवन प्रदान करते हैं, ये जीवित रहने में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी जितने भी मिनरल, विटामिन ये सब जो हम ले रहे हैं, तो किसी की कमी से कोई रोग हो जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो क्योर नहीं हो सकते, जिसको सही नहीं किया जा सकता। तो ये सब क्या है? पोषक पदार्थ की कमी या अधिकता। अधिकता तो बड़ा रेयर केस होता है, ज़्यादातर पोषक पदार्थ की कमी ही होती है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? शरीर को जीवन प्रदान करते हैं, जीवित रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, जैसे पोषक पदार्थ में विटामिन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब क्या है? पोषक पदार्थ की तो पार्ट है ये। तो इसमें पोषक पदार्थों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, और दूसरा क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? जैसे कुछ चीज़ें होती हैं हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, और कुछ चीज़ें जो है वो अधिक मात्रा में। जैसे एक रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा कह दिया जाए इसे खा लो और दिन भर जीवित रहो। हर दिन तुम्हें एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाए और कहा जाए कि यही आप
डेली का रूटीन क्या रहेगा, यही रहेगा। तो कुछ दिन तो शायद जीवित रह लो, लेकिन कुछ दिन बाद निकल लोगे। तो सेम प्रोसेस क्या है कि कुछ चीज़ों की अधिकता हमें ज़्यादा है और कुछ चीज़ें हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए जीवित रहने के लिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसमें चाहिए होते हैं, मिलीग्राम, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, मिलीग्राम मतलब ग्राम से भी कम। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये किसमें चाहिए, किलोग्राम में। अच्छा, 1 किलो रोटी खाओगे, इतनी भी क्षमता नहीं। तो लिख लो इसमें मैक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट में लिख लो वे पोषक पदार्थ, वे पोषक पदार्थ वे पोषक पदार्थ जो वे पोषक पदार्थ जो शरीर के लिए कम मात्रा में चाहिए, वे पोषक पदार्थ जो शरीर को कम मात्रा में चाहिए, अल्प पोषक तत्व कहलाते हैं। अल्प पोषक तत्व कहलाते हैं, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। बात जैसे कौन कौन से होते हैं, कहते हैं विटामिन ए की कमी हो गई, जब विटामिन बी की कमी है या विटामिन सी की कमी है, तो कुछ विटामिन होते हैं, एक विटामिन को छोड़ के हमें सारे विटामिन बहुत कम मात्रा में चाहिए, यानी मिलीग्राम। कभी आप कोई सप्लीमेंट लोगे तो सप्लीमेंट के पीछे इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट लिखी होती है, तो जितने विटामिन होंगे तो वो लिखा होगा मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में, बहुत कम कम मात्रा में। ठीक, तो विटामिन क्या होते हैं, इसका उदाहरण है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अल्प पोषक तत्व का। और दूसरे क्या है, खनिज। दूसरे जो है वो क्या है, खनिज। खनिज जो है वो भी अल्प पोषक तत्व के उदाहरण है। ठीक, अब सारे विटामिन जो होते हैं वो कम मात्रा में चाहिए, लेकिन एक विटामिन है जो अधिक मात्रा में चाहिए होता है। कौन सा विटामिन होगा वो, विटामिन सी। विटामिन सी अभी देखा था, खट्टी गोलियां, इमली और एक मट्ठा है, सब क्या पी जाते हैं हम, तो उसके अंदर क्या विटामिन सी होगा, जितनी भी खट्टी चीजें। तो उसमें क्या होगा, ऐसा तो नहीं थोड़ा सा मट्ठा पिया हुआ रह गया। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा लग रहा है, 4-4 गिलास लोग पिता देते हैं, सरदार लोग तो कोई लस्सी पीते हैं बड़े बड़े गिलासों में, यानी इसमें अपवाद कौन सा होगा, ठीक। विटामिन सी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, क्योंकि विटामिन सी अधिक मात्रा में चाहिए होता है, यानी ये क्या होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक, मतलब जो ज्यादा मात्रा में चाहिए विटामिन सी इधर होगा, यानी सारे विटामिन क्या हैं, माइक्रो हैं, लेकिन क्या अपवाद विटामिन सी नहीं है। क्या नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। खनिज, जितने भी खनिज हैं, जैसे लोहा है, लोहे की कढ़ाई रखाओ, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी जिनकी मात्रा किसमें चाहिए हमें, मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में, और भी कम। जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब क्या है, जिंक, मैग्नीज, यानी जितने भी मिनरल हैं वो किसमें आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट में। और जो अपवाद हैं जो मैक्रो में चाहिए, कैल्शियम भी तो एक मिनरल है नहीं है, लेकिन कैल्शियम क्या करता है, बोन का फॉर्मेशन करता है, तो सीधी सी बात है कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है तब क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन पीते हैं, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, सॉल्ट ही होता है वो भी है, उसके अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे सॉल्ट पाए जाते हैं, यानी ये बॉडी के अंदर कम ना हो, ब्लड के अंदर डिजॉल्व रहते हैं, तो
तो पहले देख लो खनिज कौन कौन से आएंगे, जितने हैं सारे खनिज, ऐसे देखो सारे खनिज। अपवाद लिखते यहीं पर ही तो याद रहेगा कि कौन से खनिज नहीं होते हैं। अपवाद कौन से होंगे? सोडियम, ये क्या है माइक्रो में नहीं आएगा। उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक, सोडियम मैग्नीशियम। उसके बाद फास्फोरस 15, 16 किसका होता है सल्फर, क्लोरीन 17, 18 तक 19 पोटेशियम और कैल्शियम 20। कैसे ध्यान रखना है? 11, 12 परमाणु क्रमांक याद करा है 11, 12 फिर 15, 16, 17, 18। 18 आएगा नहीं क्योंकि वो अक्रिय होता है। 15 से लेकर 20 तक करो, 18 को सर सी को क्या बोलेंगे? सी को लास्ट पार्ट सी है कैल्शियम, यानी ये क्या सोडियम मैग्नीशियम फास्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम और कैल्शियम, ये सब क्या है इसके अपवाद हैं। यानी ये सब किसमें चाहिए? ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, हो गया। और मैक्रो में कौन सा होगा? जितनी प्रोटीन होती है, वो किसका उदाहरण है? प्रोटीन कम चाहिए होती है ज्यादा चाहिए होती है? कितनी ज्यादा? 2-4 किलो खा लो एक बार में, ग्राम नहीं चाहिए। लेकिन जैसे कि जिसका बॉडी वेट है, जैसे अब मान लो किसी का वजन, अब इसमें उदाहरण दे रहे हैं, किसी का वजन मान लो कितना 50 किलो है, ठीक, और वो क्या है कोई व्यक्ति है जिसका वजन 50 किलो है और वो क्या एडल्ट है। एडल्ट का मतलब कि 19 से ऊपर एज हो गई है। 20 लोगों से पर डे कितना प्रोटीन चाहिए? 50 की गुणा 0.8 से करो, यानी कितना आएगा 40। ठीक, अब जिसका वजन 40 किलो है तो 0.8 से गुणा कर दो तो 4 8 32 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जो एडल्ट है, एडल्ट में कितना चाहिए होता है कि 0.8 ग्राम चाहिए प्रति किलोग्राम। ठीक, 1 किलोग्राम के लिए कितना 0.8 ग्राम चाहिए, तो 50 किलोग्राम के लिए 50 से गुणा कर दो। ये पता चल जाएगा कि एडल्ट को पर डे कितनी प्रोटीन चाहिए होती है। फिर आते हैं किशोरावस्था, 13 से लेकर के 19 वर्ष की आयु। ये किशोरावस्था जो कहते हैं, मतलब बड़े नहीं हुए हैं और छोटे भी नहीं, बीच के हैं। तो उस समय क्या चाहिए होता है? 1 किलोग्राम, मतलब मान लो कि किशोर है, उसकी उम्र 15 साल है और उसका वजन है 40 किलो, तो उसे 1 किलो के लिए कितनी प्रोटीन चाहिए? 0.95 ग्राम। तो अगर वजन कितना 40, तो उसे कितनी डेली प्रोटीन चाहिए होगी? गुणा कर दो। और यही क्या है, बच्चा कोई 10 साल से या 11 साल से छोटा है तो उसके लिए क्या चाहिए? 2 ग्राम प्रति किलोग्राम चाहिए। अभी लिखवाएंगे, मतलब 1 किलोग्राम से जैसे मान लो 8 साल का बच्चा है और उसका वजन कितना है 10 किलो। ऐसा तो हो नहीं सकता, 8 साल के बच्चे का वजन 20 किलो तो होगा ही। 20 किलो वजन है तो उसे पर डे 20 दूनी 40, यानी बच्चों में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होती है क्योंकि उस समय क्या होता है, बोन फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, विकास उनका चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या होंगे, एडल्ट हो जाएंगे, हमारा विकास में बोन हड्डियाँ बढ़ती हैं, फिर हड्डियाँ बढ़ना बंद हो जाती है 21 साल के बाद। यानी क्या होगा, अब मरम्मत का कार्य चल रहा है, उनको मजबूती लगातार प्रदान है ये चीज़। तो इसलिए क्या होता है, कम प्रोटीन चाहिए होती है, लेकिन जैसे ही हम नीचे की ओर आएंगे तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो ये कौन कौन से प्रोटीन हो गया। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, वसा और पानी, ये सब क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पानी भी तो न्यूट्रिएंट है नहीं है, ये सब क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट। और विटामिन कौन से वाले होंगे, ये वाले विटामिन, चाहो तो इसका नाम लिख लेना। विटामिन सी भी क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और ये जो मिनरल खनिज है ये वाले, ये भी क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इनको भी उसके नीचे लिख लो।
सर 1 किलो बसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 1 किलो बसा में 1 किलो बसा में 1 ग्राम से कराया जाता है, किलो में नहीं, किलो कैलोरी में नहीं, ग्राम में। 1 ग्राम बसा में है 1 ग्राम में किलो में तुम डायरेक्ट पूछ रहे हो। देखो ये इसका वजन सही है तो अच्छी बात है, सही तो इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। वजन से तुम्हें पता नहीं चलिए चलता। उम्र मान लो 20 साल से तो बजट कितना बार नहीं है उम्र के हिसाब से? उम्र के हिसाब से नहीं, हाइट के हिसाब से वजन कितना होता हाइट क्या होता है? है। बॉडी मास इंडेक्स होता है, कभी पढ़ना बॉडी मास इंडेक्स BMI बोलते हैं, उसके हिसाब से जो होता है वेट मेजर किया जाता है। अगर लंबाई 6 फीट है और तुम्हारा वजन 30 किलो है तो क्या लगेगा? लंबू कोई लकड़ी का डंडा खड़ा हुआ है ऐसा लगेगा। लेकिन बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास कैलकुलेटर गूगल क्रोम पर डालोगे तो तुम्हारी जितनी हाइट है उस हिसाब से तुम्हारा कितना वजन होना चाहिए वो कैलकुलेटर को बताओ। तो लिखो इसमें हेडिंग लिखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये लिखने के बाद हेडिंग लिखो पहला कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? देखो मैक्रो वाले तो आसान है पढ़ना क्योंकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब माइक्रो में आते हैं तब समस्या हो जाती है। यानी डेली का हमें कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है? 300 से 400 ग्राम। ठीक। दूसरा वसा कितनी चाहिए? ये प्रतिदिन लिख देना, पर डे। वसा जो है वो कितनी चाहिए होती है? 80 ग्राम प्रतिदिन। ठीक, लिखो इसको। फिर बचता है प्रोटीन। गड्ढा का प्रोटीन से पीना। तो प्रोटीन क्या है? 0.8 ग्राम चाहिए प्रतिदिन। किसको? वयस्क में, जो एडल्ट हो गए। यानी हम लोग को कितनी चाहिए? 0.8 ग्राम। और जो किशोर हैं जिनकी उम्र 18 से कम है, 13 से किशोर 13 से 19 साल, तो उससे उनको कितनी चाहिए? 0.95 ग्राम प्रति दिन। और जब बच्चे होते हैं यानी जिनकी उम्र मान लो 0 से लेकर के कितनी हो? 11 या 12 साल, उनको कितनी चाहिए? 2 ग्राम प्रति दिन। नोट कर लो। देख लिया? यानी प्रोटीन की मात्रा किन किन में कितनी चाहिए तो वो लिखो। अब जो प्रोटीन बची किसमें बची? जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो उस समय इनको कितनी प्रोटीन चाहिए होती है? तो देखो इसमें क्या है, इसमें बदलती है कि प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या चाहिए। ये कुछ गलत नहीं लिखा है, डे में थोड़ी चाहिए होगी है, किलोग्राम के हिसाब से होगी है। किलोग्राम ये तो डेली, ये देखो ये दिन के हिसाब से ये सब
कि एक जगह इतनी चाहिए, लेकिन ये क्या होगी प्रोटीन किलोग्राम में, तुम्हारा वजन कितना है 1 किलोग्राम के लिए 0.8 ग्राम, तो किलोग्राम कर लेना, डे कर रहे हैं ऊपर डे लिखा था तो उसी किलो में आना है। 10 किलो के बच्चे को 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको कितनी चाहिए 55 से लेकर के 70 ग्राम प्रति दिन, यहाँ पर दिन इनके लिए फिक्स रहता है कि एक दिन में 55 से 70 ग्राम, चाहे उसका वजन कितना भी हो। अब ये ज़्यादा चाहिए 55 से 70 ग्राम, तो क्यों चाहिए? क्योंकि उस समय उनको भी जरूरत होती है और बच्चे को भी जरूरत होती है, इसलिए प्रोटीन की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। पानी देखो, पानी कितना चाहिए, कितना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए तो पता ही होगा 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। अरे किलो के हिसाब से नहीं होगा कि तो 40 किलो वजन है तो हाँ 10 लीटर पानी पीना है। पानी कितना चाहिए 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। ये ध्यान रखना, कहीं हमने इसमें लिखवा दिया तो गड़बड़ पड़ दो। विटामिन सी किसका उदाहरण है, माइक्रो का या मैक्रो का? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। हाँ, क्योंकि इसमें ये सारे विटामिन होंगे लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी ज़्यादा चाहिए होता है इसलिए मैक्रो में। ऐसे ये वाले जो खनिज हैं कैसे याद रखोगे, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 18 लेंगे नहीं क्योंकि वो अक्रिय गैस होती है। तो ये सब क्या है मैक्रो, ठीक। एक गिलास में 250 से 300 मिलाता है पानी। अब दिन भर में सोच लो कितना पानी पीना है। 3-4 लीटर 4-5 लीटर पानी पीना चाहिए। देखो हेडिंग देखो विटामिन, तो अब विटामिन क्या देखो मैक्रो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें पहली हेडिंग लिखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पहली हेडिंग क्या है, विटामिन। तो विटामिन जो होते हैं किससे बने होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो विटामिन किससे मिलकर बने होंगे, कार्बनिक यौगिक, यानी इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जा सकता है। जो जितने विटामिन है क्या हुआ, उनके कान में 5 साल तक पूरा ही होता है। ये सब क्या है, विटामिन मैक्रो है या माइक्रो है, माइक्रो ना, लेकिन अपवाद कौन सा होगा, विटामिन सी। मिर्च खाने के बाद विटामिन सी मिलता है नहीं, मिर्च खाने से विटामिन सी मिलता है। देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये, विटामिन सी है। अगर पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की थी तो कैसिमिर फंक। हम देखो पूरा याद रखो या मत रखो, कितना याद रखो, फंक, क्योंकि ऐसा तो नहीं है। देखो अगर उसने क्वेश्चन ही गलत बना दिया तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली क्या होगा कैसिमिर फिर दिया ही होगा। अब हो सकता है कोई और रॉबर्ट फंक कर दिया है, फंक है। और कैसिमिर ही लिख देते होते कैसिमिर फंक ने खोज की। और ये किसकी तरह काम करता है, उत्प्रेरक पढ़े थे ना, उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं।
केमिस्ट्री में भी पढ़ाया मैंने, लेकिन सब गायब हो जाता है। इससे कोई कैलोरी उत्पन्न नहीं होती। अच्छा, कितने विटामिन होते हैं? पढ़े होंगे ना विटामिन? 6। कौन कौन से? हाँ, टोटल 6 विटामिन होते हैं। तो देखो 6 तो नहीं होते हैं, 6 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्या है, अब इनको डिवाइड करा जाए। देखो विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन के प्रकार 2 प्रकार होते हैं। एक होंगे जो किसमें होंगे? जल में घुलनशील होंगे, और दूसरे होंगे जो जल में घुलनशील नहीं होंगे। वो किसमें घुलनशील होंगे? वसा या कार्बन? वसा। तो जल में घुलनशील कौन से होते हैं? बी और सी। बी और सी। सी। अभी इन सबके रासायनिक नाम पढ़े जाएंगे। हाँ। और इसमें कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, बी, ई, के, और कोई है? बस। तो बेसिक तो इतने ही होते हैं। चाहिए वो 2 बचे हो गए। अब इनको डिवाइड करा जाएगा। विटामिन बी एक ग्रुप होता है पूरा। अभी देखो, अभी पता है तो सही पढ़े रहेंगे, लेकिन विटामिन से है, लेकिन B1 ये जो होगा अभी डिवाइड होगा। तो पहले इसके नाम लिखो। विटामिन ए का नाम क्या होगा? बताओ भाई, क्या नाम होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। क्यों? क्योंकि विटामिन ए कहाँ पर इफेक्टिव होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? केवल रतौंधी होगा, और भी कोई रोग होते हैं? विटामिन ए तुम्हारे जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, RBC, उसको भी मैनेज करता है। जो सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं उसको भी मैनेज करता है। तो केवल ऐसा नहीं है, और उसके बाद आंखों को भी, आंखों में क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, कहते हैं। रतौंधी का मतलब क्या होगा? है आंखों से दिखना कम हो जाएगा, धुंधला दिखाई देगा। रतौंधी क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखना बंद हो जाएगा। रात में नहीं दिखता। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस। अभी पढ़ेंगे किस तरीके से काम करता है। विटामिन डी, तो ये क्या है? रेटिना से बनकर आंखों में क्या पाई जाती है? पीछे साइड को रेटिना, तो इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी कैल्शियम से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड है, तो क्या होगा इसका? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल, ये तो होता है। और विटामिन के बताओ भाई, ऑप्शन दे दें? थोड़ी देर में ऑप्शन देंगे ना, उतनी देर में लिख देंगे। या फिर क्या नाम होगा? तो क्या बोलेंगे? नेक्सोक्यूनोन। इस रक्त का नाम है क्या? रक्त के कुंडल का नाम है। इसको एक ही काम नहीं, इसके और भी काम है, लेकिन मेन काम ध्यान रखा जाता है। ठीक, नेक्सोक्यूनोन ये हो गया। ठीक है, आप बताओ विटामिन बी जो होता है इसमें कितने विटामिन पाए जाते हैं? तो कौन कौन से? नहीं, 12। कौन बोला? भी 12 नहीं, तो 12 B1 से लेकर B12 तक तो होते ही हैं, लेकिन तो कुछ मिसिंग होते हैं। कौन कौन से? B4, तो 4 दूनी 8, यानी B8, फिर 4 दूनी 8, इसमें 2 जोड़ो, कितना? B10 और B11। ये क्या होंगे? नहीं पाए जाते। बी के ठीक विटामिन B1 से B12 तक होते हैं, लेकिन ये वाले नहीं होते, ये विटामिन भी नहीं आएंगे। पता चला B4 विटामिन कौन सा होता है? तो होता ही नहीं है। B8, B10 और B11 ये वाले विटामिन नहीं होते हैं। तो टोटल कितने बच्चे बताओ फिर? B1 से लेकर B12 तक टोटल 12 थे, जिसमें से
4 हमने हटा दिए, कितने बचे? बचे। तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? तो सूर्य जेल में पड़े बंद कर देंगे तुम लोग जाकर। कितने हो गए? 8, 1 9 और 4 13, यानी टोटल विटामिन कितने होते हैं? ये फोटो ले लेना। देखो क्या तो है, कितना स्लो चलता है। तो टोटल विटामिन कितने हो गए? 13 विटामिन। ये कितने हो गए? 9 और ये कितने हो गए? 4। तो कुल विटामिन कितने हो गए? विटामिन बी जो है ग्रुप, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मतलब इसमें एक विटामिन अकेला नहीं होता है, इसमें कई सारे विटामिन को मिलाकर बनता है। तो कौन कौन से विटामिन, इसलिए इसको बोला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है कि एक विटामिन नहीं होगा, इसमें कई सारे विटामिन होंगे। कौन कौन से होंगे अब बताओ? B4, B8, B10 और B11 को हटा दो तो B1 से लेकर B12 तक जितने हैं वो सब हैं। कौन कौन से होंगे बताओ? B1 होगा नहीं होगा? B2, फिर B3, फिर B4 नहीं होगा, B5, B6, B7, B8, B9, 8 नहीं होगा, B10 है, ये होंगे। ठीक है। हो गया? ये वाले हम देखो भी, हम लिखवाएंगे ना, सारे नाम तो लिखवाएंगे क्या जरूरत है। अब देखो इसमें नाम लिख लेते हैं, जैसे कि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, तो इधर क्या नाम है? ठीक है, तो एक एक करके सारे नाम लिख लेते हैं। विटामिन बी पहला लिखो विटामिन सी का नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का नाम होता है। उसके बाद आता है विटामिन B1, फिर B2, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? कोई बताना चाहेगा हमको? विटामिन B1 का नाम है थायमीन। ये होता है थायमीन। फिर दूसरा कौन सा होगा? ये कौन सा सब्जेक्ट होता है? लोग कैसे बताएंगे? कौन सा पढ़ा होगा? राइबोफ्लेविन। दूसरा हार्मोन क्या? अभी देखो याद करने की ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन याद तो कभी तो नहीं करने होंगे। B3, ये क्या होगा? नियासिन या निकोटिनिक एसिड या नाइकोटिनिक बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर कौन सा होगा? क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। देख रहे हो? अब लग रहा है उससे पड़ा हुआ है हमारा है। अगला कौन सा होगा? बायोटिन। जब पुराना पड़ा हुआ मिल जाएगा तो आ जाते हैं। देना तो टाइम देना।
अगला नाम क्या होगा? B6 बायोटिन। डाइक्सिन। बायोटिन होता है। उसके बाद बता भाई, अगला B6 के बाद कौन सा आएगा? B7। तुम्हारे पास भी क्या कौन सा थी? फॉलिक एसिड। उसके बाद इसमें सर बायोटिन दिया था सर, बायोटिन किसमें ल्यूसेंट में गड़बड़ दिया है, चेक करना ये चीज। B8 ये कौन सा होगा बताओ? एक में एक का नहीं देखा है एक का नहीं देखा इसमें। 9 का नहीं, 11 का है, केवल 12 का दिया होगा। 10 का 12 का 11 जो लिखा है वो 12 लिखा है। केवल किसका होता है? 11 तो होता ही नहीं, लिखवाया नहीं लिखवाया लिखा जाता है। 11 का लिखा है तो याद आया कुछ? इतना ही पढ़ते हैं बेटा। देखो साइन ऑफ कोवैलेंट तो हम कैसे याद रखते हैं? यहाँ पर TRI ट्राई और एक कंपनी होती है नाइको, ठीक? एक मिस नहीं हो रहा है। B5 गलत नहीं हो रही। पेंटोनिक एसिड ये होगा पेरिडॉक्सिन। उसके बाद B7 कौन सा होगा? गलत बायोटिन। सर आपने अभी कहा था कि गलत होगा सर, है अभी हमने बोला कि सर दूसरी में गलत ये होगा फॉलिक एसिड, ये होगा साइनोकोवैलेंट। एक मिस हो गया था जब हम पढ़ना स्टार्ट किया, अपने ट्रेक लगाई तो हमें पता चला कि एक मिस हो गया। देखो अब सही है। नाम याद रखना है ये एकदम। अपने तरीका किसी का कुछ नहीं हो सकता याद करने का, हमारा तरीका अलग है, तो अपना ट्रेक जैसा था बना सकते हैं। ये ध्यान रखना PHM। अगर क्वेश्चन आंसर की विटामिन B3 क्या है तो नियासिन या निकोटिनिक एसिड। लेकिन इसका एक नया नाम जो पहले था, विटामिन B3 देने से पहले एक नया नाम क्या था? पुराना नाम क्या था इसका? विटामिन P। इसको विटामिन P भी बोला जाता था। ऐसे ही विटामिन B7 को क्या बोला जाता था? विटामिन H। और इसको विटामिन N। ये ध्यान रखो PHM 3 7 9। तो ये सारे विटामिन हैं। बाल किसी के अगर गिरने लगे तो कौन सा होता है? बायोटिन। किसी क्या होते हैं? चंदले हो जाते हैं, चंदले क्या पूरे गायब भी हो जाते हैं, यानी बायोटिन की कमी हो जाती है। ठीक, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके अंदर किसकी कमी होती है? अक्सर फॉलिक एसिड की। इसलिए क्या होता है? उनको अलग से फॉलिक एसिड दिया जाता है। तो एसिड है तो ये सब कैसे होंगे? स्वाद में खट्टे होंगे। देख लो ये तो विटामिन पढ़ लीजिए वाले, आगे के विटामिन पढ़े हुए हैं। B7 और B12 ये दोनों ही बहुत ज़्यादा बालों के लिए जरूरी है।
अगर किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं जैसे कि हमारे हो रहे हैं, समय सर कौन सा लेकिन है तो उसमें किसकी कमी होगी? बायोटिन की और साइनोकोवेला में। लेकिन हम क्या है, जब वैक्सीन लगी है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट कुछ हुए हैं, नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया। अब एक एक करके विटामिन पढ़ते हैं। तो पहले जो फैट सॉल्युबल है उनको पढ़ते हैं। तो देखो विटामिन ए। विटामिन ए के क्या काम होते हैं, कहाँ से प्राप्त होता है, क्या इसके नुकसान होंगे, कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, सब पढ़ते हैं। तो विटामिन ए जो होता है किसमें सॉल्युबल होता है? फैट में सॉल्युबल होता है। घुलता किसमें? ये ए डी ई के पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो किसमें सॉल्युबल होता है? वसा में। वसा में घुल जाते हैं। इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। अब देखो विटामिन ए के कार्य पढ़ लें। तो देखो अब यहाँ से पढ़ोगे, अगर शरीर में रक्त की कमी हो रही है, यानी एनीमिया जिसको बोलते हैं, एनीमिया हो, एनीमिया हो, तो वो भी विटामिन ए की कमी से भी होता है। ठीक, तो देखो इसमें पहला पॉइंट यह शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं, यह शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? आरबीसी, ब्रैकेट देखो आरबीसी, ब्रैकेट क्लोज मतलब क्या है? ब्रैकेट देखो रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाओं को बनाने में सहायता करता है। ठीक, शरीर में खून की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या? विटामिन ए की कमी हो सकती है। ये शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी ब्रैकेट को बनाने में सहायता करता है। दूसरा, आरबीसी के बाद दूसरी कौन सी होती हैं? सेल्स, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स। एक तो आरबीसी होती हैं, दूसरी डब्ल्यूबीसी, और तीसरा किसको पढ़ते हैं? प्लेटलेट्स को पढ़ते हैं। यानी आरबीसी का काम, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इनको क्या बोलते हैं कि जब भी कहीं चोट लगती है तब क्या होता है, वहाँ पर कौन सी एक्टिव हो जाती है? डब्ल्यूबीसी। यानी अगर कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंट्री ले रहा है तब भी तुरंत ये क्या एक्टिव हो जाती है? डब्ल्यूबीसी, जो क्या करती है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में किसका योगदान है? तो जो विटामिन ए है उसका दूसरा कार्य क्या है? यह शरीर में व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त कणिकाएं, यह शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं बनाने में सहायता करता है, जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। यह शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने में सहायता करता है। व्हाइट ब्लड सेल बनाने में सहायता करता है, जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक, अगर तुम्हारी इम्यूनिटी लो है तो उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन क्या है कि विटामिन ए की कमी हो। तीसरा ये क्या काम करता है? तो तीसरा काम करने से पहले समझ लो, हमारे आंख में जब हम आंख पढ़ते हैं, 10th में पढ़ा होगा, तो आंख में रेटिना पढ़ा है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बेलनाकार कोशिकाएं, शंक्वाकार कोशिकाएं, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। पढ़ा नहीं पढ़ा?
आँख के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं कोन सेल और रॉड सेल। ठीक, इसको रात में अच्छा से दिख जाता है। किसी को दिखता है यहाँ पर? तुम्हें दिखता है? कोन सेल क्या करती हैं? ये प्रकाश, जैसे दिन में हम देख पा रहे हैं, तो कौन सी सेल हमारे अंदर, कौन सी कोशिकाएं, सेल ये वाली नहीं होंगी, गलत दिख रहे हैं केमिस्ट्री का, ये वाली होगी। सेल 3 प्रकार के होते हैं, तो ये वाला सेल है कोन सेल। ये कोन प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होंगी? ये शंक्वाकार कोशिकाएं। और दूसरी होती है ये बेलनाकार। ठीक, 2 प्रकार की कोशिकाएं आपके अंदर पाई जाती हैं। अब ये वाली क्या करती हैं? ये दिन में देखने में, यानी लाइट के प्रति ये रिस्पॉन्स करती हैं। यानी कहाँ पर सहायता करेंगी? ये दिन में जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी जो लोग दिन में देख सकते हैं, जो जानवर दिन में देख सकते हैं, वो उनके अंदर कौन सी कोशिकाएं ज़्यादा होंगी? कोन सेल। हम लोग रात को ज़्यादा देख सकते नहीं, चांद दिख जाता है, लेकिन क्यों? इसमें क्या होता है? ये डार्कनेस, यानी अंधेरे में जो देख सकता है। तो ये कौन सा होगा? अंधेरे में जिसको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं अच्छी होंगी? रॉड सेल। और अंधेरे में किसको सबसे अच्छा, अंधेरे में कौन देख पाता है? चमगादड़। चमगादड़ तो देख ही सकता है, चमगादड़ को दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? देखो, आउल जो होता है उसको अंधेरे में दिखाई देता है। हमारे यहाँ कभी कभी पेड़ का आ जाता है रात में। ठीक, अब देखो होता क्या है, जैसे हमने कहा नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसमें होता क्या है? अब 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। अगर मान लो ये वाली कोशिका अच्छी खासी मात्रा में है तो हमें दिन में सही से दिखाई देगा, और ये वाली कोशिकाएं हैं तो हमें रात में अच्छे से दिखाई देगा। और ये वाली कोशिकाओं का जो निर्माण करता है वो कौन सा प्रोटीन करता है? कौन सेल का निर्माण कौन करता है? ये रीजन है, मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता हूँ कि रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, वो देखिए। कौन सेल का निर्माण कौन करता है? एक प्रोटीन होता है ऑप्सिन, और जो रॉड सेल है इसका निर्माण कौन करता है? उस प्रोटीन का नाम क्या है? रोडोप्सिन। यानी अगर किसी के अंदर रोडोप्सिन प्रोटीन ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? रात में आसानी से देख सकता है। जिसके अंदर ऑप्सिन प्रोटीन ज़्यादा है वो दिन में आसानी से देख सकता है। अब इसमें समस्या क्या आ रही है? इसमें विटामिन ए कहाँ आया? विटामिन ए तो कहीं आया ही नहीं। विटामिन ए का काम क्या होता है? ये ऑप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है? रोडोप्सिन में। जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो हमें दिन और रात दोनों में दिखना बंद हो जाएगा। रात में ऐसा तो नहीं है किसी को दिखता नहीं है। रात में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, टेबल है, तो अंदाजा तो लग जाता है कि कोई वस्तु तो है, लेकिन एक्चुअल बिल्कुल नहीं देख पाएंगे कि यहाँ पे जैसा क्लैरिटी दिन में आती है, लेकिन अंदाजा लग जाता है। तो वो किस कारण होता है? रोडोप्सिन प्रोटीन के कारण। तो रोडोप्सिन प्रोटीन, जो ऑप्सिन प्रोटीन होती है उसको कन्वर्ट करता कौन है? विटामिन ए रोडोप्सिन में। और जब ये विटामिन ए रोडोप्सिन में कन्वर्ट करेगा तब क्या होगा? हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। समझ आया? ये भूल जाओगे कल तक, क्लास में तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसके बीच में ही लिख लो। ठीक, फिर उसके बाद लिखोगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? विटामिन, कल लिखो क्या हुआ?
तीसरा पॉइंट लिखो, विटामिन ए ऑक्सिन प्रोटीन को विटामिन ए ऑक्सिन प्रोटीन को रोडॉप्सिन प्रोटीन में बदलता है, जिसके कारण हम अंधेरे में देख सकते हैं, चौथा पॉइंट लिखो, यह आंसू बनाने में, कोई आकर पीट जाए तो क्या आएगा, आंसू तुरंत निकल आएंगे। यह आंसू बनाने में सहायता करता है, जो अब आंसू क्या करते हैं, आंखों को नमी प्रदान करते हैं, जो आंखों को ये आंसू बनाने में सहायता करता है, जो आंखों को नमी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी की आंखें खुश्क हैं तो नमी आ सकती है। दरवाजे में उंगली दे देना, दरवाजा बंद कर देना। जो आंखों में नमी प्रदान करता है। ठीक है, एक हमने पढ़ी थी ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि थी वो, जो अश्रु ग्रंथि थी, क्या नाम था उसका, पता नहीं, यही नाम था, लैक्रिमल ग्लैंड पढ़े थे, अश्रु ग्रंथियां। ये क्या करती हैं, निर्माण शरीर के अंदर होगा और आंखों के द्वारा ये बाहर आएंगे, आंसू जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। तो अब लिखो बीमारी या डिजीज, विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। हाँ, बीमारी। तो यहाँ पर क्या होगा, विटामिन ए, जहाँ पर जब विटामिन ए कम होता है शरीर के अंदर, तो पहला क्या होगा, विटामिन ए कम हुआ तो बताओ आरबीसी कम हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। मतलब लाल ऊर्जा कणिकाएं कम हो गई तो क्या होगा, शरीर में खून की कमी हो जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, एनीमिया, या क्या बोलेंगे, अरक्तता, या क्या बोलेंगे, अल्प रक्तता। ठीक, कुछ भी लिखा हो तीनों में से मतलब क्या है, उसके अंदर एनीमिया है, ये कोई वायरस नहीं है, कमी है, खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। दूसरा क्या होगा बताओ, विटामिन ए कम हुआ तो WBC कम होंगी, नहीं होंगी, WBC कम हो जाएंगी, श्वेत रक्त कणिकाएं, भाई ये क्या करता है, इसको बनाता है, जब यही नहीं होगा तो बनेंगी कैसे, बनेंगी नहीं, तो ये कम हो गई, और श्वेत रक्त कणिकाएं कम हो गई तो शरीर की इम्यूनिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी। और जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटेगी तो क्या होगा कि आज खांसी है तो कल बुखार, परसों जुकाम, अगले दिन शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, मतलब लगातार बार बार तुम क्या हो गए, बीमार हो गए, मतलब क्या हो गए, बार बार बीमार हो जाना। कहते नहीं कुछ लोग कि ये भाई साहब पूरा साल में देते हो गया, कभी ठीक ही नहीं लगे हैं, कभी ये समस्या, कभी वो समस्या, समस्याओं का अंबार लगा दिया। तो उनके अंदर कुछ नहीं, विटामिन की कमी हो सकती है, कुछ हार्मोन कमी हो सकती है, ये सब। तीसरा, विटामिन ए कम है तो क्या होगा, जो प्रोटीन है ये बन पाएगा रोडॉप्सिन, ये वाला प्रोटीन, तो ये रोडॉप्सिन प्रोटीन कम बनेगा, और मान लो बन ही नहीं रहा है तो क्या होगा, तो कम ही होगी, नहीं होगी,
तब क्या होगा, रतौंधी, इसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और क्या बोलेंगे, निक्टोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस को ही बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस और एक ही यहाँ भाई बना देना, भाई देख रहे हैं। और क्या कमी हो सकती है, देखो अभी तक केवल यही पढ़ते आए हैं, बचपन से रतौंधी हो जाती है। ये तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पढ़ी नहीं कि एनीमिया भी इसी का होता है। और चौथा क्या होगा, आंखों से आंसू कम निकलेंगे, यानी आंसू कम रोगे लेकिन आंसू नहीं निकलेंगे। लोग कहेंगे दिखावटी है ये, मगर क्या तो वो क्या होता है, आंखों में खुजली रहने लगेगी। तब क्या होगा, आंखों में खुजली का मतलब ये है पुरुष कपड़े द्वारा लिया और रगड़ दिया, हल्की हल्की इचिंग टाइप की रहेगी, आंखों में जलन में रहेगी, खुजली रहेगी आंखों में आंखें क्या हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी आंखें। तो इस बीमारी को कई बार क्या बोलते हैं, बीमारी का नाम क्या होगा, ये बीमारी है, इसका नाम पढ़ के है आई फ्लू। एक्स जब भी होगा, एक्स रो नहीं पढ़ते हैं, ज़ेरो ज़ेरो थैलेमिया, टी साइलेंट होता है, ठीक, ज़ेरो थैलेमिया। कोई डाउट यहाँ तक? तो अगर आंखें लाल हो रही हैं, आंखों में लगातार खुजली रह रही है, ठीक, जलन रह रही है, तो हो सकता है समांतर विटामिन ए की आंसू क्यों निकलते हैं, आंसू क्यों निकलते हैं। देखो जब ड्राइनेस होने लगती है ना आंखों में, तो हमारी बॉडी के अंदर सारे हार्मोन ऑटोमेटिक एक्टिव होते हैं, सारी ग्रंथियां, तो ड्राइनेस ना हो। और कई बार क्या होता है, उबासी आ रही है, चश्मा लगाया तो फोकस की तरह। कई बार हमारे यहाँ से जो अश्रु ग्रंथियां वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ये देखो हो गया। अब विटामिन ए के बाद कौन सा बचा, विटामिन डी। देखो विटामिन डी, सर तो रुके ही नहीं, नस्तर जाएंगे, नस्तर जाएगा, दोनों ही क्या होगा, विटामिन डी। ये भी क्या होगा, इसमें घुलनशील होगा बसा में, पानी पीने में है, नल खोल के हमें निकालेंगे। वसा में घुलनशील, इसका नाम क्या होगा, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। ठीक, और स्पेशल थोड़ा बहुत नहीं है, एक चीज छोड़ गई, वो ये थी विटामिन ए के सोर्स क्या क्या है, किस चीज़ों को खाने से विटामिन मिलेगा। विटामिन ए का सोर्सेस भी तो आ जाते हैं विटामिन, स्रोत आते हैं। विटामिन ए के सोर्स लिख दो, एक चीज मिस हो गई। तो पता ही होगा, देखो
अंडे खाने से कहते हैं विटामिन ए। दूध है। हरी सब्जियाँ, दूध के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब क्या है, विटामिन ए के सोर्स हैं। लेकिन जो मेन सोर्स है वो कौन सा है, गाजर। जितने भी तुम्हारे पीले नारंगी फल होते हैं, जितने भी पीले नारंगी फल होंगे, हरी सब्जियाँ जो होती है वो लाल गाजर भी उसमें उदाहरण आती है, अनार है। गाजर का भी। लेकिन पीले नारंगी जितने फल है, पपीता है, कद्दू है, ये सब क्या है, विटामिन ए के सोर्स हैं। उदाहरण देखो, पपीता हो सकता है, और क्या हो सकता है, कद्दू खा सकते हो, और क्या खा सकते हो, नारंगी यानी मौसमी, जिसको कहते हैं संतरा। ठीक, संतरा में देखो केवल विटामिन ए भी होगा, विटामिन सी भी होगा। तो केवल ऐसा नहीं है कि ये फल है इसमें विटामिन ए ही पाया जाएगा, उसमें कई सारे विटामिन होंगे। तो जितने पीले नारंगी हैं फल, उनको खा सकते हो। दूसरा किसे खा सकते हो, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। देखो हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं ज़्यादातर विटामिन मिल जाते हैं इसमें। ठीक, जितने भी विटामिन होंगे, कुछ नहीं तो हरी पत्तेदार सब्जियों उसका का साथ में क्या खाता है, हरी पत्ती सारे विटामिन मिल जाते हैं। दूध के प्रोडक्ट जो होंगे, ठीक, उसमें भी मिल जाएगा। और किसमें मिल जाएगा, मछली। और मछली का कौन सा, मछली का तेल केवल मछली नहीं, मछली का भी जो क्या होता है, यकृत या गुर्दा, वो लीवर। उसके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ऐसी अंडे का कौन सा पार्ट, अंदर वाला था तो मैगी जो येलो पार्ट होता है, मैगी किसे बोला चाहिए। अगर उसमें खाओगे तो वो भी क्या, रिच सोर्स ऑफ विटामिन। तुमने कहा जल्दी जल्दी निकलो इसको, तो हम आगे बढ़ाए। बोलिए मैं जब मरे कि आप तो आए थे। और एक चावल है, चावल जैसे नॉर्मल चावल तो नहीं देते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने चावल बनाया है जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक के लिए ही बनाया है। सुना है गोल्डन राइस, सुना है ना? पहली बार सुने थे। हमने भी शुरुआत गोल्डन राइस लिख लो। ये लिख लो, फटाफट हो गया विटामिन ए। अब विटामिन ए नोट करके लिख लेना। विटामिन ए जो है हार्मोन की तरह भी काम करता है। विटामिन ए अगर पूछा जाए कौन से विटामिन हार्मोन की तरह भी काम करते हैं, तो ए और डी हार्मोन की तरह भी कार्य करते हैं। अब हेडिंग ले लो विटामिन डी। अब पढ़ाएंगे विटामिन डी। तो कैल्शियम कोकोफेरॉल का विटामिन डी होता है, और ये फैट में क्या होगा, घुलनशील। विटामिन डी क्या करता है, देख लो फटाफट से विटामिन डी को लिखना स्टार्ट करो। डिकेटस क्या होता है, डिकेटस बच्चों का होता है। डिकेट्स डिकेटस यहाँ पे नीचे अलग होता है। अभी पढ़ेंगे कौन कौन सी बीमारी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ा था हमने कहीं पर, याद हो तो किसने पढ़ा था, जब हम पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ रहे थे। थायराइड ग्लैंड कैल्शियम हार्मोन बनना था, दूसरा पैराथॉर्मोन बनना था। ये क्या करता है,
ब्लड को, कैल्शियम को ब्लड से हड्डियों तक पहुंचा रहा था, एक हड्डियों से ब्लड में ला रहा था। जो हड्डियों से ब्लड में ला रहा था वो क्या कर रहा था? ऑस्टियोपोरोसिस। अगर ज़्यादा कैल्शियम ले आ रहा था हड्डियों को कौन सा रोग लग जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियों में छिद्र हो गया। तो पढ़ो आगे, देखो इसमें तो विटामिन डी क्या करता है? देखो यह हड्डियों में कैल्शियम को अवशोषित करने में, यह हड्डियों में कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है। अर्थात यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अर्थात यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अर्थात यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक, तो विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। मुख्य सोर्स अगर है कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। और किस समय बैठना चाहिए तब विटामिन डी मिले? ये सर उसमें भी देखा था, आपने लिखा था विटामिन ए में देखा था मछली की यकृत का तेल, इसमें भी देखा था विटामिन डी। अब देखो दूध कहते हैं कि सुबह बैठना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हो कि 11 बजे से 3 बजे के बीच में विटामिन डी शरीर को सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन 11 से 3 बैठोगे तो क्या होगा? क्रिया स्किन बर्न होने लगेगी, स्किन डिसीज होने लगेगी, वाटर इवोपरेशन होने लगेगा, यानी कई सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि भले थोड़ा विटामिन कम मिले लेकिन और बीमारियां क्रिएट ना हो, इसलिए सुबह बैठना चाहिए। देखो इसमें इसको सनशाइन, इसको सनशाइन विटामिन डी कहते हैं। इसको सनशाइन विटामिन डी कहते हैं। इसको सनशाइन विटामिन डी कहते हैं। इसका प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। जल्दी जल्दी लिखो। इसका प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अब देखो पहले थोड़ा सा समझ लो फिर लिखवा। विटामिन डी कैसे काम करता है सूर्य के प्रकाश में? होता क्या है, जैसे अभी मैंने बताया था कि रतौंधी में क्या होता है? ऑक्सिन प्रोटीन रोडोप्सिन में बनता है और विटामिन ए क्या करता है? उसको बदलता है। तो ये विटामिन ए का काम था। विटामिन ए के कारण ऐसा नहीं हो रहा आंखों में कोई फर्क पड़ रहा, केवल प्रोटीन के कारण ऐसा हो रहा है। सेम प्रोसेस क्या होती है कि जो सनलाइट है, सनलाइट के अंदर कौन सी किरणें होती हैं? पराबैंगनी किरणें। ठीक, जिससे कैंसर भी कॉज होता है, सुना है? पराबैंगनी किरणों से कैंसर भी होता है, लेकिन पराबैंगनी किरणें हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है अगर लिमिटेड हो। जिसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। सूर्य के प्रकाश में कौन सी होती है? यूवी रेज होती है। ये यूवी रेज कहाँ जाती हैं? त्वचा पर, यानी स्किन पर जैसे ही ये पड़ेंगी तो क्या होगा? स्किन में एक फैट स्टोर होता है जिसको बोलते हैं डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल फैट। ठीक, जैसे ही क्या होगा? त्वचा पर ये सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो यूवी रेज क्या करती हैं? जो त्वचा में जो फैट स्टोर होता है डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल फैट, इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? विटामिन D3। तभी विटामिन D3
बन जाता है। और जैसे ही विटामिन D3 बना तो ये क्या होगा, अक्रिय होता है, मतलब ये क्रियाशील नहीं होगा, ये अक्रिय होता है। तो फिर विटामिन D3 कहाँ जाएगा, लीवर में जाता है या किडनी, दोनों जगह जा सकता है। और लीवर किडनी में जाकर ये विटामिन D3 क्या होगा, लीवर और किडनी इनको एक्टिव कर देगी। और जैसे ही एक्टिव होगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन D। ठीक है, हाँ ये नोट करना है। तो लीवर और किडनी में कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन D। क्वेश्चन आ जाए, इसको विटामिन D3 को अगर कोई नया नाम कोई पूछ ले तो क्या नाम होगा, कैल्शियम ट्राइओल, या कहेंगे ये इसका क्या है, विटामिन D3 का अन्य नाम है। तो विटामिन D3 शरीर में कैसे काम करता है, समझ आ गया। इसके ऊपर तो बात है। इसके ऊपर विटामिन D थोड़े प्रभाव डालता है, इंग्रेज प्रभाव डालता है। तो बताओ विटामिन D के लिए केवल क्या, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, बाकी सारी चीजें शरीर के अंदर उपस्थित है। तो ये शरीर में स्वयं बनता है, नहीं बनता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से एक्स्ट्रा नहीं लेना है कुछ भी। क्या करें, धूप में जाकर बैठ जाओ, विटामिन D बनना स्टार्ट हो। तो इसमें पॉइंट लिखो, एक पॉइंट में लिखवा दिया था, दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, ये तो समझ लिया विटामिन D बनता कैसे। दूसरा पॉइंट लिखो, यह शरीर में स्वयं बनता है, यह शरीर में स्वयं बनता है। अपने आप ही होता है, अपने आप ही होता है। ध्यान देकर आया तो यह शरीर में स्वयं बन सकता है, मतलब खुद ही बनेगा। यह शरीर में स्वयं बन सकता है, यह बनता है। दूसरा पॉइंट लिखा है, लिखा भी, यह शरीर में स्वयं बनता है, बन सकता है, बात है। अगला पॉइंट लिखो, यह कहाँ बनेगा, लीवर और किडनी में। यह लीवर और किडनी में बन सकता है। अगला पॉइंट, यह हार्मोन की तरह भी कार्य करता है, यह हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। ए और डी दोनों, यह हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम विटामिन डी कब मिलेगा, अधिकतम सूर्य के प्रकाश में कब बैठने की अधिकतम विटामिन डी मिलेगा, तो दोपहर में बैठे रहते हैं, सुबह से 3 बजे, तब धूप क्या होती है, काफी तेज
10 से 3 बजे के बीच में अगर आप धूप में बैठ रहे हो तो फिर शक्ल तो नहीं पहचानने में आएगी, लेकिन हाँ विटामिन डी की कमी नहीं है। यूवी रेस क्या करती हैं, स्किन को वार्म करती हैं। ठीक, एक और ही पढ़ोगे, अभी एंटीऑक्सीडेंट पढ़ाएंगे तब शायद ये समझ आए। ठीक है, तो मेन सोर्स अगर पूछा जाए तो क्या होंगे, जो विटामिन डी धूप क्या है, इसका सोर्स है। लेकिन अगर अन्य सोर्स पूछे जाए तो कहाँ कहाँ हो सकता है, सोर्स या स्रोत जो भी है, विटामिन डी के अन्य सोर्स कहाँ कहाँ मिल जाता है। तो साबुत अनाज, मछली, अंडा। हाँ, इसमें विटामिन डी के अन्य सोर्स जैसे कि एक तो धूप का प्रकाश है और दूसरा क्या है, साबुत अनाज, मछली, अंडा और मशरूम। मशरूम खाइए ना, मशरूम, ये सब क्या है विटामिन। और कितने डेयरी प्रोडक्ट जितने भी क्या होंगे, दूध के उत्पाद होंगे, जितने भी दूध के उत्पाद हैं ये सब क्या है विटामिन डी के सोर्स। ठीक, ये हो गया। अब बीमारी क्या क्या हो सकती है ये पढ़ो। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो बच्चों में और बड़ों में अलग अलग बीमारी होगी। डी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक, तो बच्चों में और वयस्क में, वयस्क इन दोनों में अलग अलग बीमारी होती है। तो बच्चों में क्या होता है, कई बार विटामिन डी उन्हें ना मिले तो उनकी बोन्स क्या होती हैं, पैरों की बोन्स असल देखना, किसी किसी की बोन्स कभी, जैसे पुलिस की जब भर्ती होती है तो उसमें कई चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। एक तो क्या होता है कि हमारे घुटने आपस में टच ना हो रहा और जांघों के बीच में गैप रहना चाहिए, ये कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो टांगे होती हैं, मान लो इस तरीके से टांगे हैं, लागू सीधी मान लो, ठीक इस तरीके से होती हैं, तो इनके बीच यहाँ पर जो है गैप, ये मान लो नॉर्मल है, तो कई बार क्या होगा कि ये गैप कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, बीच में गैप बढ़ गया, यानी दूर दूर धनुष आकार हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होगा, इस तरीके से टांगे हो जाएंगे। कई लोगों में देखा होगा बच्चों में, ये घुटने जो होते हैं जो आपस में मिलने लगते हैं, तो ये बीमारियां हो जाती हैं। अगर ये बचपन में ही होती हैं सब बीमारियां, अगर ये बचपन में इसका क्योर करा दिया तब तो ठीक है, वरना क्या होगा, ये फिर हमेशा के लिए। तो कई बार तुमने देखा होगा किसी किसी की टांगे क्या होंगी, बिल्कुल आपस में चिपकी चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि घुटने उनके आपस में फ्रेंडशिप कर रहा है, लड़ रहे हैं, तो ये बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। ये रिकेट्स होता है, रिकेटस नहीं होता है। ठीक, रिकेट्स में क्या होगा, टांगे कैसी हो जाएंगी, गोल है धनुष की तरह, इस तरीके से हो जाएंगी, बाहर साइड को घुटने चलेगा बाहर, बहुत दूर दूर गैप हो गया। टांगे नॉर्मल होती हैं, घुटने बाहर को हैं, तो अजीब सी टांगे लगने लगती हैं। दूसरा क्या होगा, टांगे अंदर, क्योंकि हड्डियां होती हैं मुलायम, बच्चों की हड्डियां कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। इसी कारण क्या होता है, जैसे विटामिन डी मजबूती प्रदान नहीं कर पाया और वजन मान लो बच्चों का बढ़ा या जो भी है, तो क्या होगा, जैसे वजन बढ़ता है बच्चों का तो टांगे उतनी मजबूत नहीं हो पाती हैं और टांगों पर ही सबसे ज़्यादा वजन पड़ता है। इसलिए क्या होगा, गोल है धनुष की तरफ बाहर की ओर जाएंगे टांगे, या फिर इन साइड को घुटने क्या होंगे, मिलने लगेंगे। देखो गोल है मतलब
ये बीमारियां हैं। रनिंग करोगे दौड़ोगे तो क्या होगा, तमीज से नहीं दौड़ पाओगे। इसलिए क्या होता है, जब पुलिस या आर्मी का एग्जाम होता है, मेडिकल होगा, तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि ये बीमारी ना हो, तभी तुरंत निकाल देते हैं हाथ कुछ होते हैं, लेकिन मेन कामों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि जब मैं पढ़ रहा था, मैं क्या तुम लोग भी पढ़ रहे थे, पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो क्या था उसमें, जब हड्डियों से कैल्शियम ज़्यादा निकलने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। यानी जब बच्चों में तो ये बीमारी हो रही है, तो बड़ों में क्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होगा, हड्डियों में छिद्र होने लगे हैं, अभी पढ़ेंगे वो भी होता है। और एक क्या बीमारी होती है, ऑस्टियोमेलेशिया। इसमें क्या होता है, जैसे कई बार देखा होगा कुछ लोग जिनकी लंबाई ठीक ठाक होती है लेकिन विटामिन डी की ठोकर चलने लगती है, लेकिन रीढ़ का शेप कैसा होता है, ऐसा आकार का होता है, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी कैसी हो जाए, लपक जाए, हो सकता है उस पीछे भी झुक सकते हैं, नॉर्मली तो आगे की ओर ही झुक जाते हैं। यानी इसमें क्या होगा, रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना, ये कैसे शेप में हो जाएगी, धनुष शेप में भी हो जाएगी। तो ये दो रोग होते हैं। अब ऐसा है कि बच्चों में ये रोग होते हैं, लेकिन मान लो वही बच्चे जिनमें ये रोग है और वो सही नहीं हुआ, वो बड़े हुए, तो उनके अंदर चांसेस है कि ये वाले रोग भी होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि विटामिन डी की कमी से ये रोग तो ऑलरेडी हो गए। अगर बाद में विटामिन डी नहीं मिल रहा है और हड्डियां मजबूत हो गई तो बाद में ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है और ऑस्टियोमेलेशिया भी हो सकता है। ठीक है, हाँ तो 2 मिनट होने से थोड़ी फर्क पड़ता है, हम तो पढ़ा के नहीं। ये नोट हो गया। अगली हेडिंग लिखो विटामिन ई। इसलिए क्या कहते हैं, शरीर में बॉडी वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो समस्याएं टांगों पर आती हैं। अगली हेडिंग लिखो विटामिन ई। ये भी कहाँ होगा, ससा में घुलनशील। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, टोकोफेरॉल। ठीक, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विटामिन ई। कैसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट पढ़ाएंगे। कई बार क्या होता है, तुम लोग देखना फेस वॉश लोग लेके आते हैं या आंवला या जो भी दवाइयाँ होती हैं, उसमें क्या कहते हैं, रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ऐसा लिखा होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, देखो इसमें यह प्रतिऑक्सीकारक की तरह, यह प्रतिऑक्सीकारक क्या बोलेंगे, एंटी, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए क्या चीज है, नाम तो सुन लिया। कई बार देखा होगा हम लोग जाते हैं पॉल्यूशन वाले एरिया में, कहीं पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। प्रदूषण का मतलब क्या है कि वहाँ पर धुआं, विषैले पदार्थ ज़्यादा है। और कभी क्या होता है कि हम लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं। ठीक, तीसरी क्या हो सकता है जो हम लोग को समस्या होती है, तीसरा क्या होता है कि कुछ लोग चाहे वो
दोनों मेल और फीमेल दोनों में, अब दिल्ली में जाओगे तो वहाँ क्या है, कई बार तुमको दिख जाएगा कि मेल और फीमेल दोनों ही क्या करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हो। ठीक, तो ये 3 तरीके से क्या होता है, एक ऑक्सीजन, अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन गैस तो वो क्या होगा O2, लेकिन मैं कहूँ ऑक्सीजन परमाणु, ये होता है नवजात ऑक्सीजन। ये क्या होगी, परमाणु मैंने बताया था बहुत क्रियाशील होते हैं, तो ये नवजात ऑक्सीजन जब भी हम क्या करेंगे, प्रदूषण वाले एरिया में जाएंगे या स्मोकिंग करेंगे या फास्ट फूड खाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रदूषण, फास्ट फूड और स्मोकिंग, इन तीनों केसेस में क्या होगा, नवजात ऑक्सीजन क्रिएट होती है, इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। अब ये क्या बहुत क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये जाएगी बॉडी में, हमने सिगरेट स्मोकिंग की बॉडी के अंदर नवजात ऑक्सीजन यानी नेसेंट ऑक्सीजन पहुँच गई। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अलग अलग जगह जा करके अलग अलग इफेक्ट करती है। अगर ये आंखों की तरफ पहुँच जाएगी तो क्या होगा, आंखों को धीरे धीरे ये डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, यानी जो मोतियाबिंद हो जाता है वो किस कारण होता है, हार्ट की तरफ अगर ये ऑक्सीजन जा रही है तो ये हार्ट को डैमेज करेगी, यानी हार्ट अटैक आ सकता है। ये कई बीमारियां होती हैं, पहले देखिए कैटरैक्ट, हाँ मोतियाबिंद एकदम ऊपर साइड पर क्या होता है, एक परत बनने लगती है जिससे प्रकाश ऐसा एंटर नहीं होने लगता, मतलब एंटर नहीं होता। नवजात ऑक्सीजन क्या करेगी, जहां भी जाएगी वहां की कोशिका को डैमेज कर देगी। कहते हैं इस स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर का होता है, फेफड़े क्या होते हैं धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, फेफड़े की जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे डैमेज करना प्रारंभ होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट जो हम ले रहे हैं वो क्या करेगा, इस जो नवजात ऑक्सीजन थी इसके प्रभाव को नष्ट करता है, यानी इसको नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई, ये कहाँ पहुंची, आंखों में, तो क्या होगा, मोतियाबिंद हो जाएगा या उसकी संभावना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है तुरंत हो जाएगा मोतियाबिंद, लगातार स्मोकिंग से एक दिन में थोड़ी तो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अगर ये कहाँ पहुंच गई, दिल के पास, तो हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक, अगर ये हमारे गोनेट्स जननांग में पहुंच सकती है नवजात ऑक्सीजन, तो क्या होगा कि बांझपन कहते हैं या स्पर्म काउंट लो हो जाना, ये सब समस्याएं होती हैं। यानी स्पर्म काउंट, पुरुषों में क्या होगा, सिगरेट पीने से स्पर्म काउंट लो हो जाता है, और लेडीज में क्या होगा, इनफर्टिलिटी, मतलब कहने का मतलब ये है दोनों में समस्या क्या होगी, इनफर्टिलिटी होगी, यानी बांझपन हो जाएगा, या क्या बोलते हैं इसको, स्टरलिटी होती है। ये समस्याएं हो सकती हैं। चेहरे पर झुर्रियां पड़ना, त्वचा पर झुर्रियां पड़ना, वो भी क्या होता है, इसी के कारण। स्किन पर रिंकल आने लगेगी, यानी झुर्रियां। तो जिसको शरीर पर झुर्रियां नहीं लानी है वो इन 3 चीज़ों का सेवन करना, प्रदूषण वाले एरिया मत रहो, धूम्रपान मत करो और फास्ट फूड मत खाओ। तब क्या होगा, चेहरे पर शरीर पर झुर्रियां नहीं आएंगी जल्दी।
आएंगे जल्दी पूरे हो गए तो एकदम तो आएंगे। ये देख लिया, समझ आया कि तो प्रति ऑक्सीकारक क्या करेगा? अब ये वाली ऑक्सीजन है, फ्री ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, ये क्या करेगी? ये समस्याएं क्रिएट कर सकती है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रति ऑक्सीकारक क्या करेगा? इसके प्रभाव को या इसको अक्रिय कर देगा। तो लिखो अगला पॉइंट, प्रति ऑक्सीकारक, प्रति ऑक्सीकारक मुक्त ऑक्सीजन को निष्क्रिय करता है, मुक्त ऑक्सीजन को निष्क्रिय करता है। अब देखो चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, शरीर पर जो भी स्किन त्वचा है उस पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, यानी इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। यानी किसी को अगर सुंदर रहना है तो भाई इस विटामिन का सेवन करते रहो, ठीक है। और इसका क्या कॉज हो रहा है? इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है। यानी अगर कोई विटामिन ई का सेवन कर रहा है तो उसके अंदर क्या होंगे? एंटीऑक्सीडेंट होंगे जो इनफर्टिलिटी है उसको कम करेगा। यानी इसको नया नाम क्या दिया? नया नाम क्या हो सकता है? फर्टिलिटी विटामिन अगर कोई पूछेगा तो वो भी क्या है? विटामिन ई, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? क्यों कहते हैं? तुम लोग क्लियर हो गया होगा। अब एक बचा है विटामिन के, वो लिख लो बस। तुम अपने हम भी कहीं चल ही रहेंगे। देखो अगला विटामिन ए, सबसे पहले ठीक है, इसके सोर्स लिख लो, कहाँ कहाँ पाया जाता है विटामिन ई। तो विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं, नहीं खाने चाहिए, ठीक है। कोशिश करो कि कहाँ से मिले ये सब, नेचुरल रूप से मिले तो ज़्यादा बढ़िया है। तो विटामिन ई के, विटामिन ई अगर तुम्हारे बॉडी में एक्स्ट्रा हो गया तो ना हेडेक रहने लगेगा, सर दर्द रहने लगेगा। तो विटामिन ई के सोर्स जितने भी, जैसे सरसों का तेल देखो, इसके लिए अलग नहीं, सरसों देखा ना, तो जितने भी वेजिटेबल हैं उनमें जिनके अंदर बीज पाया जाता है, ठीक, उनके ऑयल मतलब उनका जो तेल होता है वो विटामिन ई का सोर्स है। वेज सीड ऑयल। सर अंकुरित गेहूं क्या होता है? भीगा हुआ अंकुरित चने भिगोए या कोई भी मूंग है उसको भिगो, एक दो दिन बाद उसमें कल्ले, मतलब क्या बोलते हैं? कल्ले बोलते हैं, अंकुरित हो जाएंगे, यानी अंकुरित अनाज। चने भी हो सकते हैं और मूंग भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, मूंग भी होता है, साबित मूंग भी होता है, ठीक है। नहीं खाया तो खाओ जाके, नहीं खाया। और हरी पत्तेदार सब्जियां, अगला क्या होगा? हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब क्या है? सोर्सेस हैं। मछली का लीवर, यानी लीवर
जहाँ मान लो मिल ही नहीं रहा वो तो खाएंगे ही ना। मछली का तेल लीवर जो होगा वो ऑयल तो निकलेगा। लीवर को मछली का तेल क्या होता है? मछली का ही तेल होता है। तो लीवर जो होता है उसमें पाया जाता है। उसको जिस फॉर्म में यूज करो ये लिख लो। आप लिखो विटामिन के फटाफट। बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा जो मेन थे वो ये भी किसमें प्लस जीरो होगा? उसका नाम क्या है? नाम इधर जो बीच में बताएंगे। बताओ नाम क्या है? पढ़ के हैं? नेट्रोक्विनोन। और क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। यानी इसका जो केमिकल नेम है वो ये। नॉर्मली क्या करता है ये? रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। इसमें अगला पॉइंट जो भी है देखो, यह रक्त का थक्का जमाने में यह रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। अगला पॉइंट, जब हम हड्डियां पढ़ा रहे थे विटामिन डी और के पढ़ाया था हमने स्टार्टिंग में। विटामिन डी, विटामिन, मिनरल और हार्मोन, 3 चीजें बताएं। ठीक, तो विटामिन डी क्या कर रहा था? हड्डियों को मजबूती। और विटामिन क्या कर रहा था? हड्डियों के निर्माण में। ठीक, तो अगला पॉइंट लिखो इसमें, यह रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। अगला पॉइंट लिखो, यह ऑस्टियोकैल्सिन, यह ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन बनाता है। ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन बनाता है जो हड्डी के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, आप देख लो डिसीज क्या क्या बीमारी हो सकती है। विटामिन के की कमी हो गई तो क्या होगा? सूखा रोग होगा। सूखा रोग तो वही होता है ना, रिकेट्स को तो बोलते हैं सूखा रोग। विटामिन डी की कमी। कुछ लोग कहते हैं कि हाथ की नस काट लेंगे, ये काट लेंगे, अगर उनके अंदर विटामिन के की कमी है तो वो निपट जाएंगे, क्योंकि ब्लड रुकेगा ही नहीं। यानी जो ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को रोकने का काम किसका है? विटामिन के का। और अगर किसी ने हाथ काट लिया, हाथ की नस काट ली तो क्या होगा? वो खून रुकेगा नहीं। ओके, वो भी नहीं रुकेंगे दुनिया में। तो देखो इस डिसीज में लिखो, यह इसकी कमी से, यह हटा दो, इसकी कमी से ब्लीडिंग इसको क्या बोलते हैं? रक्तस्राव। इसकी कमी से ब्लीडिंग या हेमरेज हो सकता है या हो जाता है। इसकी कमी से ब्लीडिंग या हेमरेज हो जाता है। ठीक, यही मेन है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन ए जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो विटामिन टमाटर में पाया जाता है। डी कहाँ कहाँ मिलता था? लीवर और किडनी में।
बनता था। ऐसे ये क्या होगा, केवी क्या बनता है, लीवर और किडनी में बनता है। क्वेश्चन आता है लीवर और किडनी में कौन कौन से विटामिन बनते हैं, तो विटामिन डी और विटामिन ए। लेकिन विटामिन की एक जगह और बनता है, वो कौन सा, कहाँ पर होता है, जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में पाया जाता है ई कॉली बैक्टीरिया। ठीक, ये बैक्टीरिया क्या करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है और साथ में 3 अन्य का भी निर्माण करता है। तो लिखो सुनो, अगर क्वेश्चन आता है हो गया होगा, बस फिनिश हो गया। देख लो।